नाइट्रोजन या पोटेशियम, ये सारी चीजें जो मिलती हैं ये खेती के भी काम आती हैं, लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए इसका एक रिफाइंड फॉर्म होना जरूरी है। अब तक जो लिस्ट आ रही है, मैं कैलकुलेट कर रहा था, मुझे जो भी मिल रहे हैं, हापुड़ में डॉक्टर यूसुफ, डॉक्टर परवेज, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर, ये लिस्ट है जिसमें अब तक 8 से 9 डॉक्टर सामने आ चुके हैं। दैट मीन्स ये डॉक्टर बनने के लिए आपको केमिस्ट्री की जानकारी बहुत ज़रूरी होती है, अदरवाइज कम से कम आप मेडिसिन का कॉम्बिनेशन नहीं समझ सकते। क्या यही जानकारी इस्तेमाल की गई है इस दौरान? और क्या इतना बड़ा एम्यूनिशन का डंप दिल्ली को एक बड़े बॉम्ब शेल में तब्दील कर रहा था? मेजर जनरल सुधाकर जी, जितने पॉइंट आपको समझ में आ रहे हो, शुरुआत करें, मैं समझना चाहूंगा आपके जरिए। राजीव, सबसे पहले तहे दिल से आपको प्रणाम, सर, नमस्कार। आप आए, इतने सीनियर, आपने वक्त निकाला, बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, आपका नाम जब सुनता हूँ पता नहीं, कुछ है आपका दिल सर, में और दिमाग में, कुछ मैग्नेट जैसा है वो आकर्षित करता है, क्योंकि आप बहुत पढ़े लिखे विद्वान हैं। तो मैं भी कुछ सीखना चाहता हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। जो सवाल आपने यहाँ पे पेश किया है, सवाल के जवाब में मैं कहूँगा कि बिल्कुल सही जवाब आपकी सवाल के अंदर छुपा हुआ है। ये दिल्ली शहर नहीं, मैंने एक आर्टिकल लिखा था इंडिया सेंटिनल, जिसके चीफ एडिटर हैं जयंता भट्टाचार्य। हम्म 31 मई 2025 को एक आर्टिकल लिखा था। मुनीर, असी मुनीर का जैसे ही प्रमोशन हुआ टू ऑनररी रैंक फील्ड मार्शल, तो मैंने लिखा था ये फील्ड मार्शल ऑनररी रैंक का जो रूप और रंग है, ये बहुत अनोखा किस्म का पेश आने जा रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ। तो उसमें मोटा मोटा चीज़ें मैंने हाईलाइट किया था कि ये मल्टी सिटी सीरियल ब्लास्ट की तैयारी करेंगे, नंबर एक। नंबर दो, इनका रीजनल कैलिफेट जो जितना उन्होंने उपस्थापना किए हैं या एस्टैब्लिश किए हैं, उसको बढ़ोतरी मिलेगा। तब तक 2019 जब आर्टिकल 370 और 35 अल्फा एब्रोगेट हुआ 5 अगस्त 2019 के बाद, 9 अगस्त 2019 को इनकी फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी साहब चाइना गए थे। चाइना और पाकिस्तान मिलके एक काउंटर स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट किए थे। काउंटर स्ट्रेटेजी का जो चंद एक मुद्दे हैं, वो था एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ एक था, प्रॉक्सी वॉर को रिवाइव करना था पीर पंजाल रेंज के साउथ ऑफ पीर पंजाल रेंज, और डोडा, किश्तवाड़, रजौरी, घूम घाम के अंदर जाना, श्रीनगर के अंदर। और एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ अभी तक हल नहीं हुआ है। साथ ही ये जो ट्रेड वाला जो चक्कर था, उन्होंने एम्बार्गो कर दिया, बहुत कुछ हुए थे। सो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ, साथ साथ 5 अगस्त 2024 को जो मसला हुआ बांग्लादेश में, ये भी एक पहलू है। बांग्लादेश में किस तरफ जमायती और बाकियों का चीजें रेडिकलाइजेशन फैल रहा है, ये भी एक है। मेरे स्टडी और रिसर्च के मुताबिक चंद एक पहलू हैं हम्म जिनके ऊपर वो स्ट्रेटेजाइज किए हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म क्योंकि वो हिंदुस्तान को एक सबक सिखाना चाह रहे हैं, और इसकी जो रैपिड ग्रोथ इन इकोनॉमिक ग्रोथ होते जा रहा है, इसको किसी भी तरह वो स्थगित करना चाहते हैं। तो उनका जो स्ट्रेटेजी है, वो उसमें बायोलॉजिकल, केमिकल एंड न्यूक्लियर, ये जो डर्टी बॉम्ब बोलते हैं, इसको अभी तक कोई चर्चा नहीं किया है। इसके बारे में भी पाकिस्तान का परिस्थिति आज के दिन में ऐसा है, और डर्टी बॉम्ब क्या होता है इसके बारे में आप अलग से एक डिस्कशन रखिएगा। हो सकता है तो मेरे को बुलाएगा, मैं बताऊंगा किस तरह ये भी इस्तेमाल हो सकता है। फिलहाल ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर की तैयारी कर रहे थे। बायोलॉजिकल वॉरफेयर, उनका जो सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, 5 पहलू उन्होंने छांटे थे। पहला पहलू था कि जो पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी है, यानी कि आपका हो गया लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव एंड मीडिया, ये चारों। उसके बाद डोमेन एक्सपर्ट्स इन स्पेशलाइज्ड डोमेन्स, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, स्पेस साइंटिस्ट वगैरह वगैरह। मतलब जिन चीजों से हिंदुस्तान को ग्लोबल पोजीशन या ग्लोबल पावर बनने के लिए मदद करेंगे, ये सारे उनके जो लीडर्स हैं, इसके ऊपर वो टारगेट करने का विचार किए थे। और ये भी मैंने लिखा था उसमें कि जो सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हैं, टेक्नोलॉजिकल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, और जहां जहां पे हमारा इकोनॉमिक सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान में फार एंड फ्यू हमारे पास पोर्ट्स हैं, और 90 to 95% हमारा जो ट्रेड है, एक्सपोर्ट है, ये मैरीटाइम सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन से होता है। और मुंद्रा और कांडला, ये जो 2 पोर्ट हैं,
ये लेटेस्ट नए स्टेट ऑफ द आर्ट अभी जो नई मुंबई में हुआ है, ये 3 अगर आप गिनेंगे, ये अभी तक फंक्शनल ऑर्डर में चल रहे हैं। सबसे मैक्सिमम परसेंटेज यहीं पे इंपोर्ट रिसीव होता है और एक्सपोर्ट यहीं से होता है। इसका टारगेटिंग इसी तरह न्यूक्लियर रिएक्टर्स जहां जहां पे हैं, और बिजली के जो तमाम स्टॉक एक्सचेंजेस, ग्रिड्स, मतलब जहां पे बच्चों का सिखलाई दिया जाता है, आईटी वाला जो है, ये टारगेट करना, ये इनकी नक्शा के ऊपर था। मेरे विचार के मुताबिक मैंने ये चेतावनी दिया था कि ये आने वाले समय में इनका स्ट्रेटेजी जो आम लड़ाई होती है वैसा नहीं होगी, ये एक अनोखा किस्म का होगा। बायोलॉजिकल जो था उसमें जिगर नहीं किया हूं, लेकिन अगले आर्टिकल में लिखने जा रहा हूं किस तरह मंदिर या आपका गुरुद्वारा, जहां जहां पे सेंट्रल लंगर की फैसिलिटी है, या सेंट्रल कुकिंग फैसिलिटी, या सेंट्रलाइज सप्लाई सोर्स, सेंट्रलाइज सोर्स ऑफ वाटर जहां से आपका होगा, उसको पॉइजन करने की, तालाब जिसको यूज करते हैं गांव गांव में, ये भी उनका एक प्लान्ड अफेयर में था। ये आईएसआई और आईसिस जी दोनों हाथ जी। के 3-4 उन्होंने जगह बना है रीजनल कैलिफेट, वेस्ट बंगाल, जम्मू एरिया, और उसके बाद यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और मैं तमिलनाडु, ये यहीं पर रुकिएगा सर, मैं यहीं पर रुकिएगा, क्योंकि मैं आपकी चीजों को मैं नोट कर रहा था, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। इसमें लॉन्ग टर्म का ये हिस्सा है या नहीं, मैं अगले जैसे ही आपसे सवाल पूछूंगा सर, उसको डिटेल में यहाँ रखिएगा। लेकिन रणबीर सर मेरे साथ फॉर्मर आईजी हैं हरियाणा पुलिस के, मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। रणबीर सर, जैसे जैसे चीजें सामने आ रही हैं, मैं पूरा ब्लैंक होकर एक कागज की तरह आपके सामने हूं सर, विदाउट एनी प्रेजुडिस। और मैं ये नहीं कहना चाहता कि पुलिस ने कुछ नहीं किया, पुलिस ने किया तभी ये चीजें अनर्थ हुई, लेकिन कुछ देर से किया तभी चांदनी चौक में ये चीज हमको दिखाई भी पड़ी। लेकिन रणबीर सर, 3 कारें, अब तीसरी भी कार मिल गई है अल फलाह यूनिवर्सिटी के 70 एकड़ के कैंपस में। ये आज से तो नहीं चल रहा था, ये बहुत पहले से चल रहा था, और मैं इस बारे में कोई दो राय नहीं रखता। आपको भी धौज और फतेहपुर तगा के बारे में बहुत कुछ पता है, क्योंकि आप यहां पर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। क्या यहां पर बीट पुलिसिंग है ही नहीं, या यहां पर क्या होता रहा इतने दिनों से वो पता ही नहीं चला? फ्रैंकली सर, आपका एनालिसिस। राजीव जी, मैंने कल भी आपसे इस बारे में जिक्र किया था कि जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है, सबसे पहले तो वहाँ का जो कैंपस है, वो कैंपस एक इंटेलेक्चुअल लोगों का है, और जहाँ डॉक्टर्स की ट्रेनिंग होती है, और उन डॉक्टरों के ऊपर या ऐसी यूनिवर्सिटी के ऊपर पुलिस का शक कम जाता है। लेकिन यहाँ जो पुलिस की जो चूक है, वो मैं देख रहा हूँ कि 20 अक्टूबर को जिस वक्त J&K के अंदर ये पोस्टर लगे और उसके बाद आदिल को पकड़ा गया, और आदिल ने जब सारा का सारा अल फलाह यूनिवर्सिटी का सिस्टम बताया कि वहां पे हम क्या क्या कर रहे हैं, तो वहां पे जो है ना, उन 20 दिनों के अंदर, और फरीदाबाद पुलिस को भी इसकी इतला दी गई और फरीदाबाद पुलिस को बुलाया गया, उन्होंने भी इसको इंटरोगेट किया, इंटेलिजेंस एजेंसियां भी, उनको भी बुलाया गया। तो यहाँ पे ये 2-3 जो चूक हैं, ये सबसे मतलब अहम है हम सब के लिए, कि पुलिस को यहाँ पे हर हालत से बहुत एक्टिव हो जाना चाहिए था जिस वक्त ये आदिल पकड़ा गया। और इस अल फलाह यूनिवर्सिटी के चारों तरफ उनको बहुत अच्छी तरह से नाकाबंदी रखनी चाहिए थी, और नाकाबंदी के साथ साथ पेट्रोलिंग और प्लस वहां की जो सर्च ऑपरेशन है वो अगर करते तो कुछ ना कुछ उनके हाथ चला आता। दूसरी जो सबसे बड़ी बात रही है फरीदाबाद पुलिस की विशेष तौर से, कि जिस वक्त ये इंटरोगेशन हो रही थी आदिल की, और उस आदिल ने जब मुजम्मिल का नाम बताया, और मुजम्मिल को इन्होंने गिरफ्तार भी कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद जब उसकी इंटरोगेशन हुई तो वहां भी फिर कुछ ना कुछ कमी रहेगी उसको निचोड़ने में, और उसके साथ जो उमर भी वहीं था, और इस रेड का उसने वहां पे या डर समझ लो या एक भय समझ लो, वहां से वो अपना जो भी सामान उसके पास था वो लेके निकला है। तो यहाँ की जो चेकिंग और प्लस दिल्ली पुलिस की जो चेकिंग है, वहां पे मतलब एक कम्युनिकेशन गैप रहा, और नहीं तो जब इतना असला पकड़ा जाता है, विस्फोटक सामग्री पकड़ी जाती है, तो पुलिस की एक स्टैंडर्ड ड्रिल है कि बॉर्डर के जो जिले हैं वहां पे भी अलर्ट जारी किया जाता है, जो शायद कहीं ना कहीं चूक रही, और खासकर इंटेलिजेंस एजेंसीज की,
जो उनको भी देखना चाहिए था कि भाई इतनी बड़ी खेप यहाँ पे मिल रही है, बरामद हो रही है और उसकी सर्च ऑपरेशन के तहत और